सो फ्रेंड्स, अगर आपको दुबई की इकोनॉमी को देखना है या हालात को देखना है कि दुबई के अंदर हालात कैसे चल रहे हैं, तो यहाँ के मॉर्निंग रश आवर को देख लें। यहाँ पर जो शारजा टू दुबई का ट्रैफिक होता है उसको जज कर लें। एक लंबी लाइन लगी हुई है आजकल, और ना सिर्फ सुबह के टाइम पे, शाम के टाइम पे, रात के टाइम पे, हर टाइम पर इस वक्त रश ही रश है। और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गया है, और उसकी वजह से नज़र आ रहा है हमको, इनफैक्ट उसकी वजह से तो नहीं, वैसे ही हमें नज़र आ रहा है कि रेंट्स भी बढ़ रहे हैं और सारी चीज़ें अपनी जगह पर वापस आ रही हैं। और इस दफ़ा थोड़ा सा डिफरेंट भी है। मैं इस वीडियो के अंदर बेसिकली बात आपको ये बताऊँगा कि यूएई के अंदर किस तरह से प्रोग्रेस हो रही है, और हमको किस तरह से उसके अंदर नेविगेट करना चाहिए अपने फ्यूचर को देखते हुए। क्योंकि इस दफ़ा का सिनेरियो डिफरेंट है थोड़ा-सा, वो इस तरह से कि पहले हमने ये देखा है कि जो भी यहाँ पर ग्रोथ होती थी वो फ्यूल होती थी विद, लेट्स से, जो अनसर्टेनिटीज़ पूरी दुनिया में होती थी, इवन पाकिस्तान के अंदर अनसर्टेनिटीज़ पहले होती थी। लेट्स से रशियन वॉर हो गई, लेट्स से ये अरब स्प्रिंग हुई थी, और इस तरह के बहुत सारे जो इवेंट्स हुए थे, कोविड आया था बीच में। कोविड में जो जिस तरह से दुबई ने और यूएई ने ओवरऑल जो फाइट किया था, और उससे जो बाहर निकला था और कितनी जल्दी अपनी इकोनॉमी को खोला था वहाँ से। इसके अलावा मेल्टडाउन हुआ था फाइनेंशियल 2008 के अंदर, प्लस ये कि कतर ब्लॉकेड हुई थी, और बहुत सारी इस तरह की जो चीज़ें हुई थी, उसमें हमने देखा कि यूएई इवेंचुअली बेनिफिट कर रहा था ऑलमोस्ट हर कैलामिटी से। आज ये सिनेरियो है कि ऑल्दो कि कुछ रीजनल और कुछ ग्लोबल इम्पैक्ट ज़रूर आ रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर इन्फ्लक्स है लोगों का। लेकिन एट द सेम टाइम जो यूएई ने ओवरऑल एक इकोसिस्टम बना दिया है, और यहाँ पर लोगों को अपने बिजनेस को सेटअप करने का और अपनी फैमिली को सेटअप करने का, आपको अगर आप डिजिटल नोमैड हैं तो वहाँ पर आपको सेटअप करने का एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया हुआ है। आपको ये परेशानी नहीं होती आपकी बिजली चली जाएगी, आपका इंटरनेट का प्रॉब्लम होगा, आपके पानी का मसला होगा, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में नहीं होती हैं। आप फ़ोकस करते हैं प्रोडक्टिविटी के ऊपर और अच्छी तरह से आउटपुट देने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज़ और आसान कर दिया है बहुत सारी चीज़ों के लिए। गोल्डन वीज़ा हो गया है, ग्रीन वीज़ा है, और बहुत सारे किस्म के वीज़ा हैं जिस पे मैंने मल्टीपल इससे पहले भी वीडियोज़ बनाई हुई हैं। तो अगर, एज़ आई सेड, कि अगर आपको देखना है, रश को देखें, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, अब जो नई-नई चीज़ें आ रही हैं उनको देखें, तो उसके हिसाब से हमें लगता है कि ये इस दफ़ा लॉन्ग टर्म गेम है, और इसके अंदर अब जो ग्रोथ होगी वो ऐसी नहीं होगी कि उसके अंदर आपको कोई बबल बनता हुआ नज़र आए। इससे पहले यूएई ने बहुत सारी गलतियाँ की हैं और उससे बहुत कुछ सीखा है। जैसे फाइनेंशियल मेल्टडाउन जो हुआ था उसके अंदर 0% के ऊपर, डाउन पेमेंट के ऊपर आपको प्रॉपर्टीज़ बुक कर लेते थे आप, और उसके अंदर फ्लिपिंग हो रही होती थी। आज 20-25% के ऊपर आपको पहली प्रॉपर्टी मिलती है, और उसके बाद अगली प्रॉपर्टी लेनी होती है तो उसके अंदर ज़्यादा डाउन पेमेंट देनी पड़ती है। तो इस तरह की रेगुलेशंस भी आ गई हैं, जिसकी वजह से बबल जो फ़ॉर्म हो रहा था वो अब उस तरह से बबल फ़ॉर्म नहीं होगा। अब रीजनल या ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स इस तरह के हो जाएँ कि कुछ लोग भर-भर के, जहाज़ भर-भर के अगर आएँ तो वो तो एक अलग चीज़ है। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि अब यहाँ पर जो पॉपुलेशन का अप एंड डाउन होता था वो नहीं होगा, और एक स्टडी लेवल के ऊपर पॉपुलेशन चलेगी। 2016 की एक रिपोर्ट थी, मैं देख रहा था गल्फ न्यूज़ की। उसके अंदर उन्होंने कहा था उस रिपोर्ट के अंदर कि 2016 में 2.6 मिलियन के करीब जो थे, पॉपुलेशन थी, दुबई की बात कर रहा हूँ यहाँ पर मैं। और इन्होंने फोरकास्ट किया था कि 2030 तक ये 5.2 मिलियन हो जाएगी। कुछ एक पर्सपेक्टिव दे दूँ मैं, 2002 में 1 मिलियन पॉपुलेशन थी दुबई की, 2006 में 1.6 मिलियन थी, 2013 में 1.2 मिलियन थी, 2010 के अंदर 1.7 मिलियन थी, 2015 में 2.3, एंड 2020 के अंदर इस जो 2020 2 साल पहले 3.4 मिलियन थी। और आज की जो रीसेंट न्यूज़ है उसके हिसाब से जो अभी की पॉपुलेशन है वो तकरीबन 3.6 मिलियन के करीब लोग हैं। और 2016 की जो मैं रिपोर्ट की बात कर रहा था उसमें कहा था कि 2030 के अंदर 5.2 मिलियन की पॉपुलेशन हो जाएगी। और अब जो हम एस्टिमेट देख रहे हैं वो 2040 के एंड में 7.6 मिलियन लोगों की हम फोरकास्ट देख रहे हैं, जो कि इस वक्त से ऑलमोस्ट कोई आप कह लें कि डबल, ऑलमोस्ट डबल या उससे भी थोड़ी सी ज़्यादा है। तो हम ये कह रहे हैं कि ऑलमोस्ट कोई हम 17-18 सालों में यूएई की, दुबई की जो पॉपुलेशन है वो डबल हो जाएगी। तो उसी हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट भी होंगी, क्योंकि हम देखते हैं कि दुबई के अंदर जो पॉपुलेशन प्लानिंग होती है और जो फोरकास्टिंग होती है वो बहुत ही रोबस्ट होती है, और उसको कैचअप करने के लिए ये सारी चीज़ें करते हैं। अच्छा, मेरा पॉइंट ये था कि अगर आपको प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है तो अच्छा टाइम है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी इस वक्त इन्फ्लेटेड लेवल्स के ऊपर मौजूद है, लेकिन मेरे ख्याल से अगर आपको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना है तो आप किसी अच्छी प्रॉपर्टी को देखकर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगेन,
अगेन ये इन्वेस्टमेंट, मैं कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं देता हूँ इन वीडियोस के अंदर। मैं सिर्फ आपको एक पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ कि आगे क्या होने वाला है। प्रॉपर्टीज के अंदर कहाँ पर प्रॉपर्टी लेनी चाहिए, कहाँ नहीं लेनी चाहिए, ये भी आपके ऊपर अपने ऊपर डिपेंड करता है। इसके बारे में भी मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकता, लेकिन मैं सिर्फ आपको नंबर्स की एक गेम बताता हूँ। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं इस वीडियो के थोड़ा सा एंड में जब चलेंगे तो वही बताऊंगा। अभी मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ कि यहाँ पर जो रियल एस्टेट इंडेक्स है उसने किस तरह से सर्च किया है। अब अगर हम पिछले रियल एस्टेट इंडेक्स दुबई ने जो कैलकुलेट करना शुरू किया था, आई थिंक 2009 से करना शुरू किया था, और उस वक्त से लेकर हमको कुछ कर्व्स इसके नजर आते हैं, अप एंड डाउन नजर आते हैं, वो हम देखते हैं। सो मैं ये बयूत की वेबसाइट मैंने खोली हुई है, इसके अंदर आपको नजर आएगा कि किस तरह से जो इसके रेंटल इंडेक्स है वो है। अगर मैं इस पूरे इसको स्ट्रेच कर दूं 2012 तक ले जाऊं, 12 तक है इसके अंदर, तो 12 तक अगर मैं ले जाऊं तो 12 के अंदर 2011 दिसंबर के अंदर इस वक्त प्राइस पर स्क्वायर फीट यहाँ पर एवरेज जो आ रही है वो 1150 के करीब आ रही है, और इस वक्त जो आ रही है वो तकरीबन 1573 स्क्वायर फीट प्राइस दिरहम पर स्क्वायर फीट है। अच्छा, ये जो वैल्यू है ये इसको आप ऑन द फेस ऑफ इट नहीं ले सकते, इसके अंदर डिफरेंट एरियाज की डिफरेंट वैल्यूज होती हैं। मेरे पास एक और डेटाबेस भी मौजूद है जिसके अंदर बेसिकली वो ओपन डेटाबेस, अगर आपको चाहिए तो मैं उसका लिंक लगा दूंगा, लेकिन कमेंट में आपको करना पड़ेगा। मैं कमेंट के जब मुझे 6-7 कमेंट अच्छे वाले मिल जाएंगे तब मैं जाके उस का लिंक लगाऊंगा। प्लीज उसमें कमेंट करें, और टोटल मुझे डिफरेंट अकाउंट से कमेंट चाहिए इस वीडियो के नीचे, ताकि मैं फिर उसके अंदर जो वैसे तो सबको पता है, लेकिन जस्ट अगर आपको नहीं पता तो एक गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, लेकिन जस्ट इन केस आप कमेंट जरूर करें उसके अंदर, ताकि आपको मैं उसका लिंक दूं। बहुत ज़बरदस्त डेटाबेस है 2023 का जो रेरा का जो दुबई लैंड डिपार्टमेंट का जो डेटाबेस है, उन्होंने पूरा का पूरा डेटाबेस डाला हुआ है। हर बिल्डिंग का, हर अपार्टमेंट का क्या सेलिंग अमाउंट थी, किस अपार्टमेंट की कितनी क्या अमाउंट थी, वो मॉर्गेज हुआ था, कैश पे सेल हुआ था, वो सारा डिटेल उसके अंदर मौजूद है। 2023 का मौजूद है, उससे पुराना जो डेटाबेस है वो भी मौजूद है, लेकिन उसको थोड़ा सा पार्सिंग करनी पड़ेगी, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है जो मैंने काम नहीं किया। 2023 का डेटाबेस बहुत क्लियर है। अगर आपको लेट से स्पोर्ट्स सिटी के अंदर किसी एक पर्टिकुलर बिल्डिंग के अंदर कोई अपार्टमेंट खरीदना है, आपने उसकी प्राइस दुबिज़िल पे जाके देखी, आपको लेट से मिल रहा है 5 लाख दिरहम का, तो अगर आप उस डेटाबेस में जाके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 2023 के अंदर उसकी बिल्डिंग के अंदर डिफरेंट अपार्टमेंट्स, 2 बेडरूम 3 बेडरूम स्टूडियो, वो जो अपार्टमेंट्स हैं वो कितने कितने के सेल हुए हैं। तो इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि करंट दुबिज़िल की जो प्राइस आपको लिस्ट हुई है उसमें आप क्या नेगोशिएट कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा डेटाबेस है। इस रेंटल इंडेक्स की बात करें तो रेंटल इंडेक्स के अंदर आपको नजर आ रहा है कि दोबारा से अपवर्ड ट्रेंड है। अभी भी 2014 का जो टॉप था एवरेज प्राइस में नहीं आया है, लेकिन बहुत सारी प्रॉपर्टीज के अंदर वैसे आपको नजर आ गया। अगर आप मार्केट में जाएंगे तो आपको बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज होंगी जो उस लेवल पे आ गई हैं जो 2015 के अंदर या 14 के अंदर आपको नजर आ रही थी। तो मैंने कहा एक थोड़ा सा आपको एक आइडिया दे दूं, और एक बहुत ही फैसिनेटिंग किस्म का मैं स्टार्ट आपको बताऊंगा जो कि कोई भी पाकिस्तानी यूट्यूबर नहीं बताता होगा। मैं उसके अंदर थोड़ा सा एक आइडिया देने के लिए आपको, क्योंकि ये वीडियो का थोड़ा सा एंड आ गया, तो मैंने कहा जिसने पूरी वीडियो देखी है उसके लिए ये ट्रीट बनती है कि मैं ये चीज़ दिखाऊं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक ग्राफ है, ये सीपीएम वर्सेस व्यूज का ग्राफ है। अगर यूट्यूब की टर्म में बात करें तो जितने आपको पैसे मिलते हैं कंपेयर टू आपके 1000 व्यूज, ये उसका ग्राफ है। अच्छा, व्यूज को आप छोड़ दें, व्यूज को जस्ट मैंने शो किया था आपको, ये पर्पल जो लाइन है ये व्यूज की लाइन है, इसको आप छोड़ सकते हैं। मेरे पास डिफरेंट कंट्रीज हैं जिस जहां से व्यूज आते हैं। तो अगर पाकिस्तान को देखें तो मेरे पास ओवरऑल जो व्यूज आते हैं यहाँ पर वो अगर मैं जितना लेंथ ऑफ टाइम मैंने लिया, जब से मैंने यूट्यूब, जब से मैं मोनेटाइज हुआ था यूट्यूब के ऊपर, तो मोनेटाइज जो मैं हुआ था वो अगस्त 2021 के अंदर हुआ था, और जब से मेरे लेकर अब तक पाकिस्तान से जो व्यूज हैं वो 740 के व्यूज हैं, और यूएई से जो व्यूज हैं वो 9 लाख से ऊपर के व्यूज हैं। तो मेरी जो और फिर अगर इंडिया को देखें तो इंडिया से तकरीबन 2.5 लाख और 270 के तक व्यूज हैं। सऊदीया से देखें तो 134 के व्यूज हैं। अच्छा, ये जो व्यूज बता रहा हूँ मैं सिर्फ जस्ट टू गिव यू एन एक पर्सपेक्टिव बताने के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि सीपीएम जो कैलकुलेट होता है वो उस पर व्यूज का ताल्लुक नहीं होता। सीपीएम होता है बेसिकली आपको 1000 व्यूज के ऊपर किस तरह के पैसे मिल सकते हैं यूट्यूब की तरफ से। ऑफ कोर्स यूट्यूब अपना कट उसमें से रखती है, लेकिन सीपीएम आपको कॉस्ट बताता है जो एडवर्टाइजर्स उस जगह पर पे कर रहे होते हैं। मैं आपको जिस पर्सपेक्टिव से लेके जाना चाह रहा हूँ वो ये देखें। अब जरा पाकिस्तान के पहले तो मैं आपको दिखा दूं कि पाकिस्तान के जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है इसके अंदर शुरू में व्यूज मेरे होते थे लेट से 204 व्यूज पर डे होते थे, और आज मेरे लेट से व्यूज होते हैं इस वक्त ऑलमोस्ट कोई 1600 व्यूज पाकिस्तान से आ जाते हैं। राइट, अब
अगर इसका सीपीएम देखें, तो सीपीएम उस ज़माने में होता था क्योंकि ये कम व्यूज़ होते थे तो उसका जो जब आपके पास सैंपल कम होता है तो उसकी जो डेटा की वैलिडिटी होती है वो भी थोड़ी-सी डाइसी हो जाती है। लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो एवरेज आपको 1.49, 1.5, $1 इसके करीब का सीपीएम मिलता था। यानी कि 1000 व्यूज़ के ऊपर कोई एडवर्टाइज़र आपको ऑलमोस्ट $1, $1.5 इतने के करीब का पाकिस्तान के ऊपर आपको सीपीएम मिल जाता था। आज ये सीपीएम मौजूद है ऑलमोस्ट कोई लेट्स से 0.8, 0.4 सॉरी 0.8 सम $1 से के आसपास है, लेकिन पहले ये इससे ज़्यादा भी था और कुछ बीच में थोड़ा-सा और ऊपर भी गया था। तो हमारा जो सीपीएम है वो ऑसिलेट किया है। मैं तो कहूँगा थोड़ा-सा उसको वो नीचे ही गिरा है फ्रॉम 1.5 टू $1 ऑन एवरेज। अब हम बात करते हैं लेट्स से इंडिया की। तो इंडियन व्यूज़ मेरे पास अब बढ़ गए हैं, पहले किसी ज़माने में लेट्स से ये होते थे 60-70 व्यूज़ पर डे, आजकल ये व्यूज़ हो गए हैं ऑलमोस्ट कोई लेट्स से 670 650 के करीब। सीपीएम जो पहले इंडिया का होता था, वो होता था $1, $1.1 और आजकल जो है वो 1 पॉइंट इवन इनफैक्ट 2 डॉलर्स के करीब भी पहुँच जाता है। यानी कि ये जो सीपीएम है, ये ऑलमोस्ट कोई पाकिस्तान का जहाँ पर मैंने देखा है कि 50 सेंट्स कम हुआ है, इंडिया का वहाँ पर शायद 50 सेंट्स बढ़ गया हो। ठीक है ना? ये चीज़ मैंने आपको एक कंपैरिज़न करने के लिए दी है। मैं इसमें कोई कंपैरिज़न नहीं कर रहा कि पाकिस्तान का सीपीएम कितना है, इंडिया का सीपीएम कितना है। मैं इस वक़्त आता हूँ यूएई के सीपीएम पे। अब यूएई के जो सीपीएम है और उसकी जो व्यूज़ हैं, आप ये देखेंगे यूएई के जो व्यूज़ है मेरे पास वो तकरीबन कोई 285 व्यूज़ पर डे के करीब आते थे उस वक़्त और आज के जो व्यूज़ हैं ऑलमोस्ट मेरे ये बन गए हैं ऑलमोस्ट 1500 व्यूज़। लेकिन जो सीपीएम था वो यूएई का $4 $4.2 के करीब सीपीएम था और आज ये सीपीएम कभी-कभी तो बहुत ज़्यादा हो जाता है लेकिन नॉर्मल $8 $9 $10 के करीब रहता है। तो आप ये सीपीएम के अंदर जो इम्पैक्ट देख रहे हैं, ये बहुत बड़ा बैरोमीटर होता है किसी भी कंट्री की स्पेंडिंग पावर का क्योंकि यहाँ के जो एडवर्टाइज़र्स हैं, वो आपकी वीडियोज़ के लिए कितने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं या स्पेंड कर रहे हैं, ये आपको बताता है। अब बहुत सारे लोग बिल्कुल सही कहेंगे कि आपकी वीडियोज़ भी इस पे डिपेंड करती हैं कि किस टाइप की वीडियोज़ आप प्रोड्यूस कर रहे हैं। उसके ऊपर हो सकता है अब जो मैं वीडियोज़ प्रोड्यूस कर रहा हूँ, हो सकता है उसमें मुझे ज़्यादा सीपीएम मिल रहा हो, लेकिन मैंने डिफरेंट वीडियोज़ भी वीडियो लेवल पे भी जाके देखा है। मुझे जो सीपीएम का ओवरऑल ट्रेंड नज़र आया है, वो सेम वीडियो के ऊपर भी वो बढ़ता हुआ ट्रेंड नज़र आया है। तो नज़र आ रहा है कि आपके जो एडवर्टाइज़र्स हैं, वो भी ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं और हमें जो आगे चीज़ें नज़र आ रही हैं, फ्यूचर को ज़्यादा फोर्सी तो नहीं कर सकते, लेकिन जितना हम देख सकते हैं, उससे ये आइडिया हो रहा है कि जो सिचुएशन है ओवरऑल वो बेहतरी की तरफ है। थोड़ी-सी इन्फ्लेशन मुझे लग रहा है कि ज़्यादा होगी क्योंकि जब आपकी इस तरह की ग्रोथ हो रही होती है, जब हर तरफ से चीज़ें अच्छी हो रही होती हैं, तो ऑटोमैटिकली आपकी इन्फ्लेशन बढ़ रही होती है। वो चीज़ यहाँ पर अभी तक उस तरह से इम्पैक्ट नहीं की है कोविड के बाद जिस तरह से पाकिस्तान जैसे मुल्क में या इवन यूएस जैसे मुल्क में जिस तरह से इन्फ्लेशन ऊपर गई है। लेकिन यहाँ पर हमने देखा है कि इन्फ्लेशन फिर भी बढ़ी है लेकिन उस लेवल के ऊपर नहीं बढ़ी है। अब जो मेजर पार्ट ऑफ इन्फ्लेशन का आना है, वो आना है आपकी हाउसिंग के ऊपर। और उसके लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जो लोग यूएई में रहते हैं तो उनको कुछ ना कुछ अपनी इन्वेस्टमेंट का पार्ट यूएई के अंदर भी डालना चाहिए। उसके अंदर मैं मल्टीपल वीडियोज़ पहले भी बना चुका हूँ। आपके पास यहाँ पर अगर आप नहीं चाहते कि बैंक्स के पास जाएँ या मॉर्गेज करें तो आपके पास क्राउड फंडेड प्लेटफ़ॉर्म्स होते हैं। यहाँ पर इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में आपको मिल भी जाएगा। स्मार्ट क्राउड के अंदर मैं इन्वेस्ट करता हूँ जिसके अंदर आपको $250 दिरहम्स का रेफरल बोनस भी मिल सकता है अगर आप मेरे लिंक को यूज़ करते हुए अपना जो स्मार्ट क्राउड का अकाउंट खोलते हैं, आपको 250 दिरहम्स का रेफरल बोनस मिल सकता है। इसी तरह के और भी ऑप्शंस हैं जो आप यूएई में रहते हुए प्रॉपर्टी के अंदर फ्रैक्शनल ओनरशिप ले सकते हैं। अच्छा, जो कैच है इसमें वो ये कि जो जो लोग वो ये कह रहे हैं कि यार ठीक है ग्रोथ हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन एक टाइम आएगा जब यहाँ पर सप्लाई बढ़ना शुरू हो जाएगी क्योंकि हमने ये देखा है कि कनाडा हो गया, यूके हो गया या और जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर जो हाउसिंग सप्लाईज़ हैं, वो लाना मुश्किल काम होता है और सालों लग जाते हैं डेकेड्स लग जाते हैं अगर कोई नई हाउसिंग बनना होती है, तो ऐसा नहीं होता कि 5 साल के अंदर पूरा का पूरा एरिया खड़ा कर दें। यहाँ पर 3 साल के अंदर पूरी-पूरी कम्युनिटी बिल्ट अप हो जाती है। 3-4 साल के अंदर हाई राइज़ बड़ी से बड़ी हाई राइज़ कंस्ट्रक्ट हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पर चीज़ें सप्लाई क्रिएट करना बहुत आसान काम है। तो इसलिए कुछ लोगों का दिमाग में ये शक है, ये डर है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि यूएई ने अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से बहुत कुछ सीखा है। ये मुझ जैसे लोग नहीं हैं कि हमने अगर कोई पीछे गलती की भी होती है तो हम उसको इग्नोर करके आगे चलते हैं और अपना काम उसी तरह से कर रहे होते हैं। ये लोग डेटा ड्रिवन हैं और बहुत अच्छी तरह से देखते हैं कि क्या-क्या चीज़ें आगे इम्प्रूव कर सकते हैं जो पिछले
एक्सपीरियंसेस हुए हैं या गलतियाँ हुई हैं, उनसे क्या-क्या चीज़ें सीखी हैं, लेसन लर्न्ड किए हैं कि आपको ज़्यादा सप्लाई नहीं बढ़ानी है, एक लिमिट के अंदर सप्लाई बढ़ानी है, आपको अपनी फोरकास्टिंग प्रॉपर करनी है। ये सारी चीज़ें देख के अपने हिसाब से करते हैं। खैर, इस वीडियो का मतलब अगेन इन्वेस्टिंग नहीं था कि आप उसमें कोई चीज़ इन्वेस्ट करें, एक पर्सपेक्टिव देना था, थोड़ा-सा मुझे दिखाना था इसके अंदर के जो बातें चल रही होती हैं वो ये नहीं होता कि सिर्फ़ हम बातें कर रहे हैं, उसके पीछे कोई सॉलिड रीज़निंग होती है और मैं कोशिश करता हूँ कि नंबर्स की बेसिस के ऊपर कोई बात की जाए, बजाए इसके कि अपनी तरफ से नंबर्स कह दिए जाएँ और बाद में सोचा भी ना जाए क्योंकि लोग नहीं पूछते। वीडियोज़ में लोग बहुत बातें कर देते हैं लेकिन पीछे कोई पूछने वाला नहीं होता। मैं ये नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि मेरी जो ऑडियंस है वो थोड़ी-सी एजुकेट भी हो और उसको एक पर्सपेक्टिव डिफरेंट मिले। मैं डिफरेंट किस्म की वीडियोज़ बनाता हूँ, पर्सनल फाइनेंस के ऊपर वीडियोज़ बनाता हूँ, प्रोडक्टिविटी के ऊपर वीडियोज़ बनाता हूँ। अगर आप लोन में फँसे हुए हैं और आपको लोन क्लियर करना है अपना और आपको समझ नहीं आ रहा कि लोन कैसे करें, आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, तो मैंने एक वीडियो बनाई थी, लोन को किस तरह से आपको पे ऑफ करना है, यहाँ पर उस वीडियो का लिंक लगा दिया, उसको जाके देख सकते हैं। इसके अलावा स्कैम्स बहुत होते हैं पूरी दुनिया के अंदर, इसी तरह से यूएई के अंदर भी स्कैम्स होते हैं। उन स्कैम से कैसे बच सकते हैं और कौन-कौन से स्कैम हैं, यहाँ पर उस वीडियो का लिंक लगा दिया। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।